ओके, आज हम जो सब टॉपिक करने लगे हैं दैट इज बेसिकली जीन टैग। नहीं, जीन एडिटिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद मी। अच्छा जी, हम लोग करने लगे हैं जीन एडिटिंग। नाउ एडिटिंग इज समथिंग हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने मैसेजेस की, हर चीज की कर रहे होते हैं। कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, हम एडिट करते हैं। इफ आई एम एडिटिंग अ मैसेज, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कोई चीज डिलीट कर सकते हैं। कोई अनवांटेड चीज है, उसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं एडिटिंग में क्या करूंगी? मैं उस चीज को डिलीट कर दूंगी। अच्छा, अगर डिलीट करना है और उसकी जगह कोई और चीज ऐड करनी है, तो हम कुछ इंसर्ट कर देंगे, कोई चीज डिलीट कर देंगे, या फिर हम कोई चीज इंसर्ट कर देंगे, कोई चीज ऐड कर देंगे अपने मैसेज में, या फिर किसी चीज को रिप्लेस कर देंगे। सो वेन एवर वी आर एडिटिंग अ मैसेज, एड मे बी अ व्हाट्सएप मैसेज, यू हैव टू एडिट इट, तो या तो आप उसमें से कोई चीज डिलीट कर दोगे, कोई चीज इंसर्ट कर दोगे, या कोई चीज रिप्लेस कर दोगे। दैट इज बेसिकली एडिटिंग। एग्जैक्टली वही सारी चीजें अगर हम जीनोम के साथ कर रहे हैं, अगर हम जीन के साथ कर रहे हैं, कोई चीज डिलीट कर रहे हैं, कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं, कोई चीज रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज जीन एडिटिंग। और ये अगर हम सारी चीजें यूजिंग जीन एडिटिंग टूल्स करें, तो डिलीट, इंसर्ट, रिप्लेस अ जीनोम यूजिंग जीन एडिटिंग टूल्स इज नोन एज जीन एडिटिंग। ठीक है। अब जीन एडिटिंग हम किस तरह से करेंगे? हाउ कैन वी डिलीट समथिंग, हाउ कैन वी इंसर्ट समथिंग, हाउ कैन वी रिप्लेस समथिंग इन अ जीनोम यूजिंग जीन एडिटिंग टूल्स? एक्चुअली लेट्स से हमारे पास ये किसी का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड हम एक रैंडम सा कोई भी वो लिख देते हैं, कोड लिख देते हैं। दिस वुड बी TAAGCG। लेट्स से ये हमारे पास एक सेक्शन ऑफ जीन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। हमें किसी रीजन की वजह से, लेट से कोई ये एबनॉर्मल एलील है, या इस जीन से जो भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो रहा है उसमें वो हमें पसंद नहीं है, फॉर वट एवर रीजन। लेट से मुझे इस सेक्शन को रिमूव करना है, या इस सेक्शन को हटाकर इसके बजाय कोई और चीज ऐड करनी है। आई वॉन्ट टू चेंज दिस सीक्वेंस फॉर मे बी वट एवर रीजन, कोई डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए, या अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए, या इस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए, साइलेंस करने के लिए, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस सेक्शन। नाउ हाउ कैन वी रिमूव दिस सेक्शन इज वॉट वी विल गेट एन आंसर टू इन जीन एडिटिंग। एक आंसर ये हो सकता है कि हमने एक टाइप की एंजाइम पढ़ी थी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ी थी जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी कहती हैं। एंड वी सेड दैट इट एक्ट्स लाइक अ बायोलॉजिकल सिजर। ठीक है, एंड वो कट कर सकती है हमारे डीएनए। सो किसी के दिमाग में ये आंसर आ सकता है कि वी कैन यूज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम to cut the DNA at this particular site. However, the catch is कि जो restriction enzyme है, it only cuts the DNA at restriction sites. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं से भी आपके जीएनए को कट नहीं करता, कहीं से भी जीनोम को कट नहीं करता। वो स्पेसिफिक साइट्स जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहलाई जाती हैं, वहीं पर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाकर अटैच हो सकती है और वहीं पर कट कर सकती है। सो जरूरी नहीं है कि हम जो जीन रिमूव कर सॉरी हम जो सेक्शन ऑफ द जीन रिमूव करना चाह रहे हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन साइट हो, वो एक रैंडम डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, वो एक रैंडम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है जो हम रिमूव करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस जगह से बाइंड नहीं कर सकती। सो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस सेक्शन से बाइंड नहीं कर सकती और उस सेक्शन को कट नहीं कर सकती जिस सेक्शन को हम कट करवाना चाह रहे हैं, सो इन दैट केस व्हाट डू वी डू? हाउ डू वी change, how do we edit this particular section of the DNA? Now, for that, हमें एक डिस्कवरी हुई बैक्टीरिया से, हमारे प्रोकैरियोट से। एंड
क्वाइट इंटरेस्टिंगली हम जीन एडिटिंग पे रिसर्च भी नहीं कर रहे थे। जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया ना जीन एडिटिंग का एक रेवोल्यूशनरी टूल, they essentially were not working on genetic engineering. उनका पर्पस जेनेटिक इंजीनियरिंग था ही नहीं, उनका पर्पस जीन एडिटिंग था ही नहीं। They were basically studying bacteria and they were trying to understand how bacteria protect themselves from viruses. जैसे viruses यूकेरियोट्स को अटैक करते हैं, जैसे वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं यूकेरियोटिक सेल्स को और उनकी मशीनरी को ओवरटेक कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरसेस होते हैं जिनको बैक्टीरियोफेज वायरसेस बुलाया जाता है। एंड दीज बैक्टीरियोफेज वायरसेस अटैक बैक्टीरिया। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अ लॉट फॉर एग्जांपल अगर हम इंसानों की मिसाल ले लें, हमारे पास एक इम्यून सिस्टम है, हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स बनाता है अगेंस्ट पैथोजेंस। और इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्टेड रखता है किसी भी किस्म के पैथोजन से, वायरसेस से भी। The scientists were studying how bacteria protect themselves from viruses. This was their research. A lot of time साइंस में ऐसा होता है कि रिसर्च हो किसी और डोमेन में रही होती है, डिस्कवरी कुछ और हो जाती है, रिसर्च पेपर बिल्कुल एक नया फिर मार्केट में आ जाता है। सो अ लॉट ऑफ टाइम जो डिस्कवरीज होती है ना साइंटिस्ट साइंस में, वो एक्सीडेंटल डिस्कवरीज होती हैं। तो जो जीन एडिटिंग की डिस्कवरी थी वो बड़ी एक्सीडेंटल और बड़ी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। नाउ लेट्स से कि आपका एक बैक्टीरिया है और जो साइंटिस्ट थे दे वर स्टडीइंग कि एक बैक्टीरिया अपने आप को कैसे वायरसेस से प्रोटेक्टेड रखता है। होता क्या है कि अगर आप लोगों को रिकलेक्शन हो, और हमने अभी रिसेंटली भी डिस्कस किया कि वायरसेस कैसे वर्क करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये इसका क्या कहते हैं, वायरल डीएनए है। सो दिस इज योर वायरस और ये इसका वायरल डीएनए है, ठीक है। अब इस वायरस ने अपना जो वायरल डीएनए है वो इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। हमारे पास ये आ गया वायरल डीएनए। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर टू सेपरेट द बैक्टीरियल एंड द वायरल डीएनए। तो अब हमारे पास जो वायरस का डीएनए वो बैक्टीरिया में आ जाएगा। हमारे पास जब किसी भी होस्ट सेल में वायरल डीएनए आ जाता है, कैन यू गाइस टेल मी वो वायरल डीएनए क्या करता है? दिस इज समथिंग वी हैव गॉन ओवर टाइम एंड अगेन। कैसे वायरस ओवरटेक करता है प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर? वेरी गुड। वो क्या करेगा, वो बेसिकली होस्ट सेल के डीएनए में अपने आप को इंसर्ट कर देगा। लेट से ये जो एरिया है वो वायरल डीएनए वाला एरिया हो गया, सही है ना। अब हमारे पास क्या होगा, जब हमारा होस्ट सेल का डीएनए रेप्लिकेट सॉरी होस्ट सेल का डीएनए वो करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो हमारे पास जो एमआरएनए बनेगा वो वायरल एमआरएनए बनेगा, ठीक है। लेट से ये हमारे पास वायरल एमआरएनए बना और फिर इस वायरल एमआरएनए से हमारे पास वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म सबको याद है, हाउ अ वायरस इन्वेड्स अ टारगेट सेल, अ होस्ट सेल। परफेक्ट। ना होता क्या है, जब भी कोई वायरस, यस अमर, एनी क्वेश्चन? Aren't enzymes already present in the bacteria? हाँ, so like what's the question that kills a virus? नहीं, हमारे पास अगर क्या कहते हैं, वायरसेस अगर ऑटोमेटिकली अंदर आते साथ ही किल हो जाते तो हमारे पास किस तरह से फिर वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक कर रहे होते हैं? हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो हैं इसेंशियली उनके खिलाफ शुरू से ही एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती। वो किस तरह से बनती हैं, आई एम गोना एक्सप्लेन दैट। बट हमारे पास वायरसेस जो हैं वो बिल्कुल बैक्टीरिया की प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री को हाईजैक करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए बैक्टीरिया के पास एक सिस्टम होता है, उसको हम बुलाते हैं क्रिस्पर कैस9 सिस्टम, ठीक है। सो बैक्टीरिया हैव अ क्रिस्पर Cas9 system to defend themselves
फ्रॉम वायरसेस, टिपिकली बैक्टीरियोफेज वायरसेस। नाउ ये एक सिस्टम डेवलप कैसे होता है? लेट्स से let me highlight a section of this डीएनए। ये हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए है। लेट्स से ये जो पूरा सेक्शन मैंने हाईलाइट किया है ये आपका क्रिस्पर Cas9 वाला सिस्टम है। अब व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिस्पर Cas9? एक्चुअली हमने क्या कहते हैं, अगर हम वो सेक्शन ड्रॉ आउट करें, लेट्स से दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, सही है। ठीक है, दिस इज द Cas9 पार्ट एंड दिस इज द क्रिस्पर पार्ट। नाउ हमारे पास जब भी कोई भी वायरस पहली दफा इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, what happens is कि once a bacteria has been infected by a virus, that particular bacteria keeps a memory of that virus। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहली दफा कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम पर हमारी एंटीबॉडीज या हमारी क्या कहते हैं मेमोरी सेल्स उस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ फर्स्ट एक्सपोजर पर नहीं बने हुए होते हैं। पहली दफा जब एक्सपोजर होता है देयर आर नो मेमोरी सेल्स, देयर आर नो एंटीबॉडीज, प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज। हमारा पूरा स्क्रैच से .0 से इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट दैट पैथोजन। हाउएवर जब एक दफा पैथोजन से एक्सपोजर हो गया उसके बाद उस पैथोजन के खिलाफ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वही सेम पैथोजन आए तो हम उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लें, मेमोरी सेल्स उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लें और एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस फ्रॉम यस? हाउ मेमोरी सेल्स रिटेन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी? राइट, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास फर्स्ट एक्सपोजर, हाँ तो बिल्कुल ह्यूमंस ओनली है, मैंने कब बोला यहाँ पे मेमोरी सेल्स बनेंगे? तो जिस तरह से हमारे पास ह्यूमंस मेमोरी रिटेन करता है ना इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल्स, बैक्टीरियाज के पास भी एक इंटरेस्टिंग मेथड होता है याद रखने के लिए कि कौन सा वायरस उनको अटैक कर चुका है, ताकि अगर उनको उस वायरस को, वो वायरस अगर उन्हें फिर से अटैक करे तो वो उस वायरस के डीएनए को खत्म करता है। यानी कि अब जब वही सेम वायरस, वही सेम डीएनए फिर से उनकी सेल के अंदर आएगा, तो क्योंकि उनके पास प्रीवियस मेमोरी होगी दैट they've been attacked by this particular virus before, वो उस वायरस को आइडेंटिफाई करके उसको खत्म कर देंगे। नाउ हाउ डज दैट वर्क? लेट्स से this was the first exposure of this particular bacteria with this virus। फर्स्ट एक्सपोजर के टाइम पर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ये वायरस आया, इस वायरस ने अपने क्या कहते हैं अपना वायरल डीएनए जो है वो इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, और हमारे पास इसने बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को हाईजैक कर लिया। ठीक है ना, अब हमारे पास इस वायरस की जो इस वायरस का जो डीएनए है उसका थोड़ा सा जो पार्ट है ना, वो हमारा बैक्टीरिया अपने क्रिस्पर वाले सेक्शन में ऐड कर लेगा। इट्स नॉट द कंप्लीट वायरल सेक्शन, ठीक है, पूरा वायरस का डीएनए क्रिस्पर में ऐड नहीं होता। अ शॉर्ट सेगमेंट or a small segment of a virus which infected the bacteria is added to the CRISPR section। ठीक है ना, फिर हमारे पास लेट्स से एक और वायरस था, वो भी आया, उसने इफेक्ट किया। अब उस वायरस के हम डीएनए का कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए दैट ये दूसरा वायरस है, दूसरी ब्रीड ऑफ वायरस है। अब जब इससे नए वाले वायरस से एक्सपोजर होगा तो अब क्या होगा, अब एक नए वायरस का छोटा सा सेक्शन ऑफ डीएनए ऐड हो जाएगा इस क्रिस्पर में। उसी तरह से एक और कोई दूसरा वायरस आएगा, उसका क्या कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो
इनकोड हो जाएगा। एंड जैसे जैसे डिफरेंट वायरसेस एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते रहेंगे, वैसे वैसे उन वायरसेस के खिलाफ जो मेमोरी है वो इस क्रिस्पर में स्टोर्ड होती रहेगी। आर यू गाइज विथ मी अभी तक? एनी कंफ्यूजन्स? ओके। बीच में आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो ये क्रिस्पर वाला सेक्शन है, इसमें हमारे एम्प्टी सेक्शंस हैं। लेट मी यूज अनदर कलर। क्रिस्पर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए चल रहा है, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा ना। दिस इज बेसिकली द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हम देख रहे हैं वायरस का। यस, बैक्टीरियल डीएनए। अच्छा, अब ये जो मैंने येलो से बनाया है, सेम कलर से बनाने का इसका मकसद ये है कि ऑब्वियसली ये जो येलो चीजें हैं ये आपस में आइडेंटिकल होंगी, येलो चीजें आपस में सिमिलर होंगी। व्हाट एग्जैक्टली आर दीज? दीज आर repetitive palindromic sequences। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो अगर मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूं तो सेम होगा, राइट टू लेफ्ट पढ़ूं तो सेम होगा। तो अगर मेरे पास ये 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है और 5 प्राइम एंड है, इसके जो न्यूक्लियो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो अगर मैं ऐसे पढ़ूं तब भी सेम है, और अगर ऐसे पढ़ूं तब भी सेम है। तो ये हमारे पास एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। दिस इज समथिंग जो हम आरडीएनए के टाइम पे भी हमने पढ़ा था। डू यू गाइज नो और डू यू गाइज रिकॉल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस? इसकी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है। परफेक्ट। तो हमारे पास क्रिस्पर में क्या होता है? मेमोरीज ऑफ द वायरल डीएनए होती हैं, और हमारे पास रेपिटेटिव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होता है। ठीक है, इसीलिए हम इस क्रिस्पर को क्या बुलाते हैं? इस क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिस्पर की फुल फॉर्म लिख दें। तो क्रिस्पर इज क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है। क्रिस्पर एक पूरा क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? चीजें आपस में ग्रुप टुगेदर हो। तो क्रिस्पर एक ग्रुप को बुलाया जाता है, इसलिए ये क्लस्टर्ड है। रेगुलेटरी क्यों है? अभी इन अ मिनट और टू आपको समझ आ जाएगा रेगुलेटरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। इंटरस्पेस का मतलब क्या है? बीच बीच में ये स्पेस्ड है, कंटिन्यूस नहीं है। बीच बीच में इंटरस्पेस्ड है, बीच बीच में हमारे पास ये आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? वायरल मेमोरीज आ रही हैं। और शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हमारे पास जहां जहां ये येलो येलो चीज आपको नजर आ रही है, इट इज बेसिकली अ शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कंटिन्यूस नहीं है, दे आर नॉट कंटिन्यूस। बीच बीच में हमारे पास क्या कहते हैं? सेपरेशन आ रही हैं। वो सेपरेशन क्या है? वो वायरल डीएनए की शॉर्ट मेमोरीज है। इस दो entire thing clear कि cluster regulatory interspersed short pathognomic sequence क्यों कहते हैं? अच्छा, अब होता क्या है? लेट से हमारे पास ये वाला जो वायरस था ये फिर से आ गया, ये पीच कलर्ड वायरस फिर से आ गया। आई थिंक सो दिस वाज द कलर। हमारे पास फिर से, इफ आई ड्रॉ दिस सेल आउट, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल में फिर से हमारे पास एक ऑलरेडी जो एक वायरस इन्फेक्ट कर चुका था उसी का वायरल डीएनए आ गया। लेट से ये हमारे पास सेकेंडरी एक्सपोजर है। ठीक है, प्राइमरी या फर्स्ट एक्सपोजर नहीं है, हमारे पास सेकेंड एक्सपोजर टू दिस वायरस है। होगा क्या कि हमारे पास इस वायरस की जो मेमोरी है ना, ABC, आप लोग मुझे बता सकते हो कौन से वाला वायरस की मेमोरी ट्रिगर होगी जब ये वाला वायरस एंटर करेगा हमारे बैक्टीरिया में? बी। वेरी गुड। ना, व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री, या सॉरी, हमारे पास जो इस वायरस का जो मेमोरी वाला सेक्शन है ना,
what it would produce mRNA. हमारे पास इस बी का mRNA प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डार्कर कलर से ड्रॉ कर लूं। ये वाला जो हमारे पास बी वाली मेमोरी है ना, वायरस नंबर बी की जो मेमोरी है, वो क्या बना लेगी, mRNA बना लेगी। ठीक है। अब ये mRNA कौन से वायरस के सेक्शन से बना है, इसी वायरस के डीएनए से बना है। तो हमारे पास ये बेसिकली जो बी है, ये एक्चुअली कोई पार्ट ऑफ दिस वायरस ही होगा, इस वायरस के डीएनए का कोई पार्ट होगा बी। डू यू ऑल एग्री? कैन यू मेक दिस थिंक क्लियर कि हमारे पास बी इज टेक्निकली अ पार्ट ऑफ दिस वायरस, दिस वायरल डीएनए। सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो अब अगर हमारे पास एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए ये कैसे बनेगा? ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, और जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारे पास एमआरएनए बनेगा। नाउ हमारे पास एमआरएनए जो है वो अपने टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डू यू ऑल एग्री दैट द एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, राइट? सो अगर हमारे पास दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस, ओके आई रिपीट, हमारे पास जो एमआरएनए बनता है वो अपने डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, सॉरी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, लेट्स से ए टी सी सी। तो अगर एक mRNA बन रहा है, if this is the mRNA, so this would be U A G G, यानी कि हमारा जो mRNA है, it is complementary to the DNA strand, to the template DNA strand. Is that correct? Now, हमारे पास ये जो mRNA बन रहा है बी की ट्रांसक्रिप्शन की वजह से, ये mRNA कॉम्प्लीमेंट्री होगा बी के सेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। But wouldn't it also be complementary to a certain section of this viral DNA? Do you all agree that this mRNA is not only complementary with B, but it is also complementary to some section of this viral DNA? You don't get why. हमारे पास जो ये बी सेक्शन है, ये इसी वायरस का क्या कहते हैं, शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए है, राइट? जब पिछली दफा इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था तो उसके डीएनए का कुछ पार्ट क्रिस्पर में आ गया था। सो दिस इज बेसिकली सम पार्ट ऑफ दिस। ठीक है। तो अगर बी को ट्रांसक्राइब करके हम एक एमआरएनए बना रहे हैं, तो वो एमआरएनए ना सिर्फ बी से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बल्कि इस वायरल डीएनए के भी किसी सेक्शन से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, राइट? यहां तक सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई? परफेक्ट। नाउ लेट मी क्लियर दिस अप। अच्छा, हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं वो एक एंजाइम को कोड करता है। इसी बैक्टीरियल डीएनए में एक एंजाइम की भी जीन होती है, विच इज आवर Cas9 जीन। Cas9 जीन कोड्स फॉर Cas9 एंजाइम। ये कुछ इस तरह की एंजाइम दिखती है, ठीक है? दिस इज अ Cas9 एंजाइम। नाउ हमारे पास जो Cas9 एंजाइम है, इट ऑल्सो इज अ सिजर। ये भी एक किस्म की एंडोन्यूक्लियेज है। बट इसको क्या चाहिए होता है, ये जो Cas9 एंजाइम है ना, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं चाहिए होती, बिकॉज ऑब्वियसली ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, ये Cas9 एंजाइम है। ये क्या करती है, आप इसको डीएनए के किसी भी सेक्शन से अटैच कर दोगे ना, ये जिस सेक्शन से अटैच करेगी उस पॉइंट पे डीएनए को काट देगी। तो बस इसको डीएनए से अटैच करने की देर होती है। जैसे ही आप इसको डीएनए से अटैच करोगे, ये उस डीएनए को कट कर देगी एट द वेरी पॉइंट वेयर इट गेट्स अटैच्ड। Is this clear so far? How the Cas9 enzyme works and how it can cut any site as long as it binds to that particular DNA site? Clear है? Very good. Acha, there is a question in the chat box. Let me read that. Yeah, it would separate it by breaking the sugar phosphate backbone at that point. Miss, not the hydrogen bonds? No, it would cut it from the sugar phosphate वाला backbone. उसकी sugar phosphate backbone को cut कर देगा.
ओके, कैन यू रिपीट के कौन से वाले को काटेगा अगेन? सॉरी, आपकी आवाज बहुत हल्की आई थी रामा, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? इसमें से आई एम सेइंग कि अब ठीक है। हाँ हाँ, अब सही है। मैं कह रही थी कि कौन से वाले को काटेगा, कैन यू टेल दैट अगेन? द डीएनए व्हिच एवर बाइंड्स टू इट, उसको वो यस, काट देगा। जिस पॉइंट पे वो ओके। डीएनए को बाइंड करेगा, किसी भी डीएनए को, जिस भी डीएनए से ये एक दफा बाइंड कर जाए, ये उस पॉइंट पर कट कर देगा। ठीक है, इसको बस बाइंडिंग की देर होती है, बाइंड करेगा तो कट कर देगा, इसको कोई स्पेसिफिक साइट नहीं चाहिए होती। हाँ, इट कैन बाइंड टू एनी डीएनए, बट वो कैसे बाइंड करेगा, आई विल एक्सप्लेन। अब हमारे पास इमेजिन Cas9 टू बी अ ड्राइवर। ठीक है, ये एक ड्राइवर है जिसको गाड़ी चलानी आती है। ठीक है, सो Cas9 का क्या काम है? Cas9 का काम है कटिंग। अमार, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, तो Cas9 क्या है? Cas9 बेसिकली एक मशीन है जिसका काम है कट करना। इसको कंपेयर करो आप एक ऐसे ड्राइवर से जिसको गाड़ी चलानी आती है। बट प्रॉब्लम क्या है उस ड्राइवर के साथ? उस ड्राइवर को रास्ता नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि डेस्टिनेशन क्या है या डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है ना। गूगल मैप्स की दुनिया है, आप उसको बोलोगे कि यार आप अपना नेविगेटर ऑन करो और आप उसे लोकेशन शेयर कर दोगे। ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती है, ड्राइवर को अपना काम करना आता है। ड्राइवर के साथ एक प्रॉब्लम था, उसको रास्ता नहीं पता था कि डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। अगर हम उसको नेविगेटर दे दें, अगर हम उसको नेविगेशन टूल दे दें, तो क्या वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा? इफ ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, पहुंच जाएगा। Cas9 एंजाइम को डीएनए को कट करना आता है, लेकिन Cas9 एंजाइम को पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले डीएनए को किस पॉइंट पे कट करना है? उसको एग्जैक्ट लोकेशन कौन बताएगा? उसको एग्जैक्ट लोकेशन कौन देगा? उसके लिए हमें एक गाइड चाहिए होगा, एक ऐसा बंदा जिसको रास्ता पता हो। राइट, अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप किसी से रास्ता पूछोगे जिसको रास्ता पता है। तो Cas9 एंजाइम को काम करना आता है, लेकिन उसको उस पॉइंट तक पहुंचना नहीं आता। इट नीड्स समबडी टू गाइड द रास्ता। दैट वुड बी द mRNA। mRNA Cas9 को बताएगा कि किस वाले डीएनए से बाइंड करना है। नाउ, इसको हम क्रिस्पर Cas9 सिस्टम क्यों बुलाते हैं? क्रिस्पर Cas9 सिस्टम हम इसलिए बुलाते हैं कि जो क्रिस्पर से mRNA बनेगा, वो डेफिनेटली किसी वायरल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनेगा। डू यू ऑल अग्री कि क्रिस्पर से जो एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्राइब होके, दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू अ वायरल डीएनए? एनीबॉडी हु हैज एम्बिग्विटी एट दिस पॉइंट? क्या? अच्छा अमर, आपका क्वेश्चन था। um अच्छा, क्या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो? ओपन द माइक एंड टेल मी व्हाट इज द एम्बिग्विटी। मिस ये mRNA का समझ नहीं आया मुझे। एमआरएनए समझ नहीं आया? देखो, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन क्या पूरे डीएनए के साथ होती है, या ट्रांसक्रिप्शन जो सेक्शन हमें चाहिए होता है, ट्रांसक्रिप्शन उसी सेक्शन की होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो ट्रिगर होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? इज द होल मिस डीएनए जो गेट्स चाहिए ट्रांसक्राइब? होता है। जो चाहिए होता है। अच्छा, जब कोई वायरस आएगा तभी उस वायरस के खिलाफ हमें डिफेंड करना होगा, बैक्टीरिया को अपने आप को डिफेंड करना होगा जब वायरस अटैक करेगा, या बिला वजह वो वायरस के खिलाफ प्रोटेक्ट करे जब वायरस है ही नहीं? मिस जब वायरस प्रेजेंट होगा। जब वायरस प्रेजेंट होगा, तो यानी एक पर्टिकुलर वायरस जब आएगा, दैट वो ट्रिगर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट वायरस। राइट, यहां तक क्लियर हो गया? यस मिस। ठीक है, अब हमें इंश्योर क्या करना है कि ये वाला जो वायरल डीएनए है ना, वो हमारे पास जो हमारा सर्कुलर डीएनए है उससे अटैच ना करे। ये तो मैंने सर्कुलर डीएनए का एक पार्ट बनाया है। लेट्स से वी डू नॉट वांट दिस कंप्लीट वायरल डीएनए टू बाइंड टू आवर बैक्टीरिया, क्योंकि अगर ये पूरा वायरल डीएनए बाइंड कर गया बैक्टीरिया से, तो ये पूरा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को हाईजैक कर लेगा। We need to stop this viral DNA from attaching with the cDNA, sorry, cDNA, getting with the bacterial DNA. Are you all with me that we have to protect, the bacteria has to protect itself from letting this viral DNA inserting with the bacterial DNA? यही हमें करना है, क्योंकि एक दफा अगर ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो फिर वायरस रेप्लिकेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, अपने प्रोटीन्स बनाता रहेगा। ये क्लैरिटी है सबको?
कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें बस ये अपने बैक्टीरिया को ये प्रोटेक्ट करना है अपने आप को कि ये जो वायरल डीएनए है ये मेरे अपने डीएनए से इन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि अगर ये फ्यूज हो गया बैक्टीरियल डीएनए से तो फिर हमारे पास वायरसेस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अमर, अभी कोई क्वेरी है, कोई ऐसी क्वेरी जो मैंने अभी तक आंसर नहीं की हो? Last thing I said कि basically the reason is for all of this to happen is that we need to ensure that this viral DNA is not able to attach itself, fuse itself with the host DNA. एक दफा अगर उसने बैक्टीरियल डीएनए से अपने आप को अटैच कर लिया तो फिर वायरस के जो डीएनए है उसके एमआरएनए और उसके प्रोटीन्स बनने लगेंगे, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा बैक्टीरिया के अंदर। और यही हमें नहीं चाहिए कि वायरस हाईजैक कर ले बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को। ठीक है ना। हमारे पास व्हाट वुड हैपन, जो हमारे क्रिस्पर से ट्रांसक्राइब होने वाला एमआरएनए है ना, दैट कैन बाइंड विद द Cas9। ठीक है, तभी इसको क्रिस्पर Cas9 सिस्टम बुलाता है। क्यों इसको क्रिस्पर Cas9 सिस्टम बुलाते हैं? कि क्रिस्पर से ट्रांसक्राइब होने वाला एमआरएनए Cas9 एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है। अभी तक कोई कंफ्यूजन? दिस एमआरएनए कैन अटैच इटसेल्फ टू द Cas9 एंजाइम। यहां तक कोई क्वेश्चन? मैं बहुत स्लो डाउन हो गया, आप चल रहे हैं। हाँ, एमआरएनए इज नॉट डीएनए, बट हमारे पास कोई भी चीज एंजाइम के साथ बाइंड कर सकती है एज लॉन्ग एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स एक्टिव साइड। सो एमआरएनए कैन बाइंड टू दिस एंजाइम। ठीक है, अब हमारे पास एमआरएनए आ गया। एमआरएनए को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। दिस इज द एमआरएनए। नाउ दिस एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं नहीं, एमआर इस वाले ये एमआरएनए जैसे ही बनेगा ना वो बाइंड कर जाएगा Cas9 एंजाइम के साथ। ठीक है, यस अमर। वैसे जो वायरल डीएनए पहले अटैच हुआ है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर एमआरएनए बन के वो अटैच होगा इस एंजाइम के साथ। नहीं, वायरल डीएनए अभी अटैच नहीं हुआ है उसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। हमने उसी के अटैचमेंट को तो तो रोकना है। वो मैं वो जो आपने शॉर्ट सेगमेंट ऑफ वायरस बताया ये जब हमारे पास था। वायरस पिछली दफा आया होगा ना, पहली दफा आया होगा जब उसने हाईजैक कर लिया होगा, ठीक है, तब उसका एक सर्टेन पार्ट बैक्टीरिया ने अपनी मेमोरी में रख लिया होगा कि अब अगर ये फिर से आया तो अब मैं इसे अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, आई विल डिफेंड माई सेल्फ अगेंस्ट दिस वायरस। तो ये पिछले वाले वायरस के कहते हैं इन्फेक्शन का बचा हुआ सेक्शन है। ये इस वाले वायरस का नहीं है, ये पिछले वाले वायरस की मेमोरी है। ठीक है मार, दिस हैज नॉट attached itself to the bacterial DNA, if I understood your question correctly. Is that what we were asking कि ये बी वाला सेक्शन कहाँ से आया? नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बी वाला सेक्शन है इसकी हम्म, ट्रांसक्रिप्शन होगी ना, हाँ, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर। एमआरएनए बनेगा, फिर उसके बाद ये अटैच होगा एंजाइम के साथ, यस, एमआरएनए बन गया। कैस9 दिस एंजाइम। एमआरएनए कैन बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द Cas9। अब जब ये Cas9 के साथ एमआरएनए बाइंड कर गया, सो ये एक तरह से गाइड बन जाएगा। कैसे गाइड बन जाएगा? This is basically complementary. This particular mRNA is basically complementary to this virus, viral DNA. Is that correct? Are you all with me? कि हमारे पास जो mRNA है, it is complementary to this viral DNA. तो ये जो Cas9 एंजाइम के साथ ये mRNA जुड़ा है, ये mRNA बेसिकली Cas9 एंजाइम को बता रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें किस डीएनए सेक्शन के पास जाना है। अब लेट सी हमारे पास जो ये गाइड आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन है। तो जो हमारे पास ये Cas9 एंजाइम है और इसका जो एमआरएनए कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स उठ के इस सेक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री कि कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन के साथ अटैच हो जाएगा? This so Cas9 is activated only जब एक और वायरस आएगा। हाँ, हमारे पास जो Cas9 एंजाइम है ये हमारे पास क्या कहते हैं, प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, ये बन रही होती है बैक्टीरिया में।
ओके। ठीक है। अब इस पॉइंट पे जहां पर ये वायरस से अटैच हुआ है, इस पॉइंट वायरल डीएनए से अटैच हुआ है, इस पॉइंट पे वो कट कर देगा। अब हमारे पास जो वायरल डीएनए है वो कट हो गया, एंड वंस द वायरल डीएनए इज कट, इट कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द bacterial DNA, and this way the bacteria protects itself from the attack or from the infection of the virus. Is this clear? Any ambiguity? Any questions? Let me read a second. Virus came attacked first time. Part of its DNA got stored in CRISPR. Memory, yes. Yeah. उस वायरस का जो mRNA ट्रांसक्राइब हुआ, जब वो सेम वायरस सेकेंड टाइम अटैक करेगा तब ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बन गया, दैट एमआरएनए वुड अटैच द एंजाइम एंड गाइड द Cas9 टू द वायरल डीएनए दैट हैज जस्ट इन्फेक्टेड एंड कट इट। उसके बाद वायरल डीएनए कट हो गया। जब वायरल डीएनए कट हो जाता है, इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्यूजिंग विद द डीएनए। यस, इट प्रिवेंट्स, क्योंकि हमारे पास अगर पूरा वायरल डीएनए एक साथ नहीं फ्यूज करेगा तो हमारे पास क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से वायरल प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे। हो सकता है क्या कहते हैं बीच में से काट दिया, अब क्या कहते हैं हमारे पास इस तरह से वो कट हो गया कि हमारे पास एक पूरी जो वायरल प्रोटीन की जीन थी वो बीच में से कट हो गई। अब वो प्रोटीन कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दो सेक्शंस में आपने काट दिया उस वायरस को। एक सेक्शन में आधा कोड है उस प्रोटीन का, एक सेक्शन में आधा कोड है, तो किस तरह से कंटिन्यूस प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगा वायरस का? आर यू गाइस गेटिंग दिस? कि कटिंग से किस तरह से हम वायरल प्रोटीन की हाईजैक्शन से बच सकते हैं, हाईजैकिंग से बच सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी भी कोई, आई नो क्रिस्पर Cas9 थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है समझना, बट क्लियर हो गया? आई लव हाउ माय राइटिंग इज आल्सो वेरी नाइस टुडे, एंड द कलर्स आर आल्सो नाइस। अच्छा, अब ये चीज डिस्कवर की साइंटिस्ट ने, और साइंटिस्ट ने सोचा अरे भाई वाह, ये तो कितना अच्छा तरीका है कि आप क्रिस्पर Cas9 से किसी डीएनए को कट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। अब ये तो बैक्टीरिया में होता है, क्यों ना हम इसको रेप्लिकेट करें या इससे सिमिलर कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करें इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, और अपनी मर्जी से हम मॉडिफाई करें इंसानों के जीनोम को, एनिमल्स के जीनोम को, प्लांट्स के जीनोम को। माइंड यू, क्रिस्पर Cas9 का जो ये सिस्टम है ना, क्रिस्पर Cas9 का जो ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ये यूकेरियोट्स में नहीं होता। क्रिस्पर Cas9 सिस्टम नेचुरली कहां पर एग्जिस्ट करता है? बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है। यूकेरियोट्स में क्रिस्पर Cas9 सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इस सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूकेरियोट्स में। किस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किस तरह रेप्लिकेट करवाते हैं? दैट इज जीन एडिटिंग। ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ जीन एडिटिंग, कि कहां से ये जीन एडिटिंग का और क्रिस्पर Cas9 के टूल्स आए। ठीक है। Oh my God, that would take like many centuries or many millennials. इतनी ज्यादा म्यूटेशन होगी, इतनी ज्यादा हमारे सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बट वी डोंट नीड इट ना। ये तो बैक्टीरिया का एक तरह से अपने आप को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का तरीका है। बैक्टीरिया के पास तो इम्यून सिस्टम नहीं है, तो इसके पास इसलिए ये चीज है। हमारे पास तो इम्यून सिस्टम है, सो वी डू नॉट नीड द क्रिस्पर पार्ट ऑफ इट, राइट? हमारे पास तो मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि याद रखते हैं वायरसेस की प्रीवियस एग्जिस्टेंस को, प्रीवियस अटैक्स को। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये होता है कि हमारे पास Cas9 जीन जो है और क्रिस्पर जो है, इसका हमने कॉन्सेप्ट ले लिया किससे? इसका हमने कॉन्सेप्ट ले लिया बैक्टीरिया से। और हमने क्या किया, हमने कहा कि हम इसको यूज करते हैं इंसानों में। किस तरह से यूज करते हैं? लेट्स से हमने कोई क्या लिखा था सीक्वेंस ऊपर, या ये सीक्वेंस लिखा था। मुझे ये लेट्स से एक ह्यूमन जीनोम है, दिस इज अ ह्यूमन जीनोम, और मुझे जो ये हाईलाइटेड पार्ट है उसको कट कर देना है। अब उस हाइलाइटेड पार्ट को कट करने के लिए मुझे Cas9 एंजाइम इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन उस Cas9 एंजाइम को कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ग्रीन सेक्शन को ही कट करना है? हमें उसको एक नेविगेटर देना पड़ेगा। तो क्रिस्पर Cas9 सिस्टम के लिए या जीन एडिटिंग के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। फॉर जीन एडिटिंग वी नीड वन, अ गाइड आरएनए। गाइड आरएनए क्या करेगा? गाइड आरएनए इज बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए
to the section of DNA we want to cut. ठीक है, या mRNA, बिल्कुल। बट स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि कौन सा वाला आरएनए है। लाइक दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। आपने गाइड आरएनए ही लिखना होता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटन एज गाइड आरएनए, ठीक है। सो राइट इट एज गाइड आरएनए ओनली। अच्छा, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होता है, ये हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। वी नो कि हमने कौन सी जीन को कट करना है। जेनेटिक इंजीनियर्स नो इट बिफोर हैंड, बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस, कि उनको एग्जैक्टली कौन सी जीन को कट करना है। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस। कहीं से भी जीनों को कट नहीं करते। एग्जैक्टली जो सीक्वेंस एलिमिनेट करना होता है, एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं एडिटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ उस पॉइंट पर ही हम क्या कहते हैं कट लगाना चाहते हैं। इट्स लाइक दैट। लेट से आपने एक ईमेल लिखी, ठीक है, आपने ईमेल लिखी, आप ईमेल पढ़ रहे हो, प्रूफ रीड कर रहे हो, और प्रूफ रीड करते करते आपने सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन पर देखा कि आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है। मे बी यू नीड टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ समथिंग एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपकी 5 पैराग्राफ की ईमेल है, गलती आपको नजर आई है सेकंड पैराग्राफ की सेकंड थर्ड लाइन पर। उसके लिए आप पूरा अपना ईमेल को डिलीट नहीं करोगे। व्हाट यू वुड डू इज, जहां पर गलती है आप अपने कर्सर को स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पर लेके जाओगे और वहीं पर डिलीट करके उस जो भी नई चीज आपने लिखनी है आप लिखोगे। बिल्कुल उसी तरह से हमें स्पेसिफिक एरिया पर ही कैस9 को पहुंचाना होता है, बस उतने ही एरिया पे हमें कट करना होता है, बाकी जीनोम को हम नहीं छेड़ते। इस एग्जाम्पल से समझ आया कि क्यों स्पेसिफिसिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, ना मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ। अब हमें अगर इस सेक्शन को क्या कहते हैं एलिमिनेट करना है, सो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज का क्या मतलब है, लेबोरेटरी में हम आरएनए बनाएंगे। जैसे हम आर्टिफिशियली जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं ना लैब्स में, बिल्कुल उसी तरह से हम एक आरएनए को भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट इनमें से कोई एक एक्ट करेगा टेम्पलेट के तौर पे। तो लेट्स से मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री गाइड आरएनए ड्रॉ कर देती हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री गाइड आरएनए वुड बी AGC, ठीक है। और मतलब उस आरएनए में और भी सेक्शन होंगे, बट वी आर कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और साथ ही इसके क्या होगी आपकी Cas9 एंजाइम, ठीक है। दिस इज योर Cas9 एंजाइम, और उस Cas9 एंजाइम से अटैच्ड होगा आपका गाइड आरएनए। और जिस पॉइंट पर आपका Cas9 और गाइड आरएनए का कॉम्प्लेक्स अटैच होगा डीएनए से, उस पॉइंट पे आपका डीएनए कट हो जाएगा, ठीक है। अब इस डीएनए को कट कर दिया आपने 2 सेक्शंस में। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोसीजर कर रहे हो, आप क्या प्रोसेस कर रहे हो, जिसके थ्रू अगर आपने कट करके कोई और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। आपने इसको किसी और चीज से क्या कहते हैं, अगर आपको इसको डिलीट कर देना है तो आप इसको रिमूव करके इन दोनों को जोड़ भी सकते हो, यानी इस सेक्शन को और इस सेक्शन को जोड़ सकते हो, इसको पूरा रिमूव कर सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यू कैन डिलीट, यू कैन इंसर्ट और यू कैन रिप्लेस समथिंग। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर हमने डिलीट करना हुआ, तीनों पॉसिबिलिटीज मैं ड्रॉ करके भी दिखा सकती हूँ। अच्छा, क्या क्या हो सकता है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी लंबी हो गई है क्लास। आई जस्ट टेक 5 to 10 minutes मोर। ये सी उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो डिटेल आपसे वैसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। अगर हमने डिलीट कर दिया, सो हमारे पास अब जो हमारा डीएनए होगा, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ATCC एंड दिस वुड बी TAGG, ठीक है। डिलीट कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटकम आएगा। अगर हमने रिप्लेस कर दिया, यानी इस सेक्शन में हमने कुछ और ऐड कर दिया, सो लेट मी कॉपी दिस। सो AT, अब जो ग्रीन वाला सेक्शन था उसमें हमने 3 चीजें से रिप्लेस कर दिया, C
C. No, replace and insert is different. I'll show how it is different. और C पहले ही था, ये बन जाएगा हमारे पास T A G G and G। अच्छा, ये naturally exist कर रहा था पहले। Now our third possibility is insert। insert में क्या हो रहा होता है, let's see। इंसर्ट में हम इसी के दरमियान कोई नई चीज ऐड कर देगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कट हुआ था, सो लेट्स से हमारे पास A T T T A। बीच में हमने एक नई चीज, एक नया सीक्वेंस इंसर्ट कर दिया। तो हमारे पास ये दो चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाकी सब पहले एग्जिस्ट करता था डीएनए में, ये हमने नई चीज क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। Is this clear? Any questions? How Cas9 and guide RNA can help us with gene editing, और किस तरह से gene editing हो सकती है? Are you able to understand, relate this? Okay. इसके benefits क्या हो सकते हैं? How can gene editing help us? How is it a revolutionary thing? It can remove faulty genes, बिल्कुल। It can help us treat cancer। जो cancerous genes हैं हम उनको replace कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, delete कर सकते हैं। सो फॉल्टी जीन्स को ये रिप्लेस करने में हेल्प कर सकते हैं। हम अपने डिसऑर्डर्स ट्रीट कर सकते हैं कि हम अपनी जो प्रॉब्लमैटिक एलील है उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाई कर दें इनटू द नॉर्मल एलील। यस यस, वी कैन इंसर्ट। मतलब डायरेक्टली कैसे इंसर्ट करते हैं, ऐसे इंसर्ट करते हैं कि हमारे पास हम एक वेक्टर के थ्रू, वायरल वेक्टर के थ्रू, या तो हम इंसर्ट करते हैं कि हम ये जो पूरा बेसिकली ये क्या है, इसको हम बुलाते हैं, आई होप आई राइट द स्पेलिंग करेक्टली, बट अगर देखा जाए कैस एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक है, और जो हमारे पास आरएनए है वो क्या होता है, वो हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द स्पेलिंग, बट या तो क्या कहते हैं हम इसको वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर इसको हम एक तरीका होता है, व्हाट डू वी डू इज कैस9 गाइड आरएनए। देखो गाइड आरएनए जो है हम वो सिंथेटिकली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, लैब में। और रही बात हमारे पास कैस9 की, तो कैस9 भी हमारे पास हम लैब में ही प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो वो ह्यूमनाइज, वो इस फॉर्म में होता है कि हम वो ह्यूमंस में इंसर्ट कर सकें। सो इट देयर वुड बी नो रिजेक्शन टू इट, ठीक है। तो या तो हम वायरल वेक्टर के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वरना फिर तो हमारे पास ये राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, कोई बहुत बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। नहीं, ये यूजुअली हम लैब में ही बनाते होते हैं कैस9। आई स्टिल कंफर्म, मैं एक दफा कंफर्म कर लूंगी, बट आई थिंक सो कैस9 इज मेड इन लैब। इट्स लाइक या इट्स वेरी कूल जीन एडिटिंग थ्रू। अब तो इसके भी मॉडिफाइड वर्जन आ गए हैं और भी नए जीन एडिटिंग टूल्स आ गए, बट बल्कि मैं अभी ही चेक करके बता देती हूँ। या इट कैन बी बोथ, हम बैक्टीरिया से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लैब में भी बना सकते हैं। बेहतर तरीका क्या होता है, आप आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करवा लो, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें जल्दी बन जाती हैं और लैब में हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। सो इट कैन बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस में भी हमारे पास हम बेसिकली बैक्टीरिया से ही क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को लार्ज फर्मेंटर्स में डाल के, वही जो सारा मेथड यूज करते थे ना बैक्टीरियल रेप्लिकेशन का फर्मेंटर्स में, वही एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं वो करवा रहे होते हैं। एंड एक दफा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना जब, तो उसको हम लैब में ही क्या कहते हैं प्योरीफाई या ह्यूमनाइज वट कर लेते हैं। सो ये लेबोरेटरी में भी हो सकता है कि आप लेबोरेटरी में फोर्सफुली कैस9 बनवाओ, या आप ओरिजिनली बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन उसके लिए पहले आपको बैक्टीरिया के अंदर वो वायरस डालना पड़ेगा। यस, इट कैन क्योर हंटिंगटन डिजीज।
अगर आप डोमिनेंट एलील वाला क्या कहते हैं एडिटिंग करवा दो तो आपकी हंटिंगटन डिजीज क्योर हो सकती है, बिल्कुल। इट कैन क्योर डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, इट कैन क्योर रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अच्छा, और खाली हम इंसानों के डिसऑर्डर्स ट्रीट नहीं करते, हम खाली इंसानों के कैंसर्स को ट्रीट नहीं करते इससे, बल्कि हमारे पास जो वो होता है ना, मस्कीटोज हो गए, हाँ, हम इससे कोई भी डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल। एनीथिंग, वी कैन लिटरली मेक डिजाइनर बेबीज आउट ऑफ इट। इसका सबसे बड़ा जो एथिकल कंसर्न है ना, वो ये है कि आप डिजाइनर बेबीज बना सकते हो, बिला वजह किसी का भी जीनोम उठा के ऐड कर दो। या इट इज पॉसिबल, ये हो रहा है, इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, क्या कहते हैं, इस पे रिसर्चेस हो रही हैं, इस पे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है इन द वेस्ट, सो इट इज हैपनिंग। नहीं, अभी इतना लार्ज स्केल पे नहीं हुआ, अभी इट्स रिलेटिवली न्यू, आई थिंक सो। इट्स नॉट, मतलब इट इज इन प्रैक्टिस बट नॉट एट अ लार्ज स्केल, बट ये हो रहा है, या इट। आप अपने जो आईवीएफ के एम्ब्रियोज हैं उनको भी मॉडिफाई करवा सकते हो इससे। एंड क्या कहते हैं, आप जो ये आपकी प्रॉब्लमेटिक वो है ना इंसेक्ट्स, तो आई हेट इंसेक्ट्स सो मच एंड आई हेट मस्कीटोज विद अ पैशन, आई लव टू किल देम, या इन, so yeah, I hate mosquitoes. So okay, anyways, I actually love to kill mosquitoes, take a picture of the mosquito ki lash and send it to my best friend. I just love doing that. खैर, irrelevant and too much information anyways, but yeah, I love killing mosquitoes. खैर, तो हमारे पास जो ये मस्कीटोज होते हैं, इनका मसला क्या होता है, ये इनका मसला ये होता है कि बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो हमारे पास जो ये वेक्टर्स होते हैं ना, जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो पैथोजेंस को इधर उधर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं, हम इन वेक्टर्स को, इन इंसेक्ट्स के भी जीनोम को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अब ये है कि हमारे पास इतने लाखों मस्कीटो हैं, किस किस के जीनोम को हम मॉडिफाई करेंगे, तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एक यूटिलिटी हमें दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन हम वेक्टर्स के जीनोम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो फायदेमंद है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। हम क्रॉप्स भी अपनी मर्जी की, हम क्रॉप्स के अंदर भी जीन एडिटिंग करके अपनी पसंद की, अपने फायदेमंद की, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, लार्ज यील्ड प्रोडक्शन वाली क्रॉप्स बना सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं जीन एडिटिंग के। मसले क्या आ जाते हैं, डिजाइनर बेबी, सबसे बड़ा मसला ये है अपनी पसंद के बच्चे बनाना या सुपर ह्यूमंस बनाना, ये है बस, और इतना कुछ नहीं है। कोई नेगेटिविटीज बस यही है कि आप एक नेचुरल चीज को चेंज कर रहे हो आर्टिफिशियली, सो या, ठीक है, दैट्स इट फॉर जीन एडिटिंग।